Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today history chapter number 6 with crafts and industries. And today's topic, which I am going to discuss in front of you, that how textile were formed, how textile were named. इट मीन्स कि पहले जो कपड़े बनाए जाते थे उसके नाम कैसे रखे जाते थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। Some Indian textiles were named after their weaving techniques. कुछ इंडियन टेक्सटाइल ऐसे थे जिनके नाम जो थे वो मेनली रखे जाते थे किसके नाम पे, तो हम कह सकते हैं कि उनके नाम उनके टेक्निक मतलब जो बनाने का तरीका था उसके नाम पे रखा जाता था। ठीक है। Among these were जामदानी एंड इकत। इनमें से दो टेक्निक्स जो थी उसमें से एक पहले का नाम था जामदानी और दूसरे का नाम था क्या, इकत। जामदानी मेनली ढाका, नाउ ढाका इज सिचुएटेड इन बांग्लादेश एंड अवध। ठीक है, दो जगह पे जामदानी को बनाया जाता था। जामदानी में दो तरह की टेक्निक यूज होती थी। पहला, उसमें जामदानी के कपड़ों में टेक्सटाइल में हमको ज्योमेट्रिक फिगर्स दिखाई देते थे और साथ में फ्लोरल पैटर्न्स भी दिखाई देते थे। और साथ में दूसरा टाइप था इकत, IKAT। इकत में क्या होता था कि इकत मेनली उड़ीसा, गुजरात और तेलंगाना, मेनली 3 स्टेट्स में देखने को मिलता था। These two are the technique of textile. That's why it is called Jamdani and Ikat. Okay? जामदानी एंड इकत। ठीक है। गुजरात में इसको पटोला पाटन बोला जाता था, पोचमपल्ली तेलंगाना में बोला जाता था इकत को। ठीक है, मतलब जहां जैसा है वहां उसके नाम से बुलाया जाता था। समटाइम्स, कभी कभी टेक्सटाइल केम टू बी नोन बाय द नेम्स गिवन बाय द ट्रेडर्स। कभी कभी टेक्सटाइल का नाम जो ट्रेडर उनकी ट्रेडिंग करता था उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे सम एग्जांपल्स आर मसलिन, कैलिको, चिंज। इसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूं। वो है मसलिन, कैलिको एंड चिंज। मसलिन MASLIN, मसलिन, कैलिको CALICO, कैलिको एंड चिंज CHINZ। ठीक है ना, CHINTZ होगा, चिंज। ठीक है ना, ये तीन ऐसे थे जो ट्रेडर के नाम पे रखे गए थे। ऐसा क्यों था, तो दिया है कि मसलिन और फाइन कॉटन फैब्रिक, मसलिन एक तरह का फाइन कॉटन फैब्रिक हुआ करता था। ठीक है, मसलिन एक तरह का फाइन कॉटन फैब्रिक हुआ करता था। ठीक है, एंड वाज वेरी पॉपुलर अमंग फैशनेबल यूरोपियन वुमेन। और फैशनेबल यूरोपियन वुमेन के बीच मसलिन कॉटन जो था वो बहुत ज्यादा फेमस था, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, मसलिन रखा गया। MUS होगा यहाँ पे, सॉरी इसके लिए, MUSLIN, मसलिन। ठीक है ना। आगे दिया है कि ऑल द वोवन बाय द वीवर्स ऑफ द ढाका इन बंगाल। बंगाल के ढाका में जो भी वोवन बनाए जाते थे, इट वाज नेम्ड आफ्टर अ प्लेस कॉल्ड मोसुल। तो इसका नाम मसलिन इसलिए रखा गया क्योंकि ये मोसुल इलाके में बनता था। नाउ इन इराक, अब ये मोसुल इलाका कहाँ पे है, तो इस समय इराक में है। मसलिन किसके नाम पे रखा गया, उस समय का एक इलाका था जिसका नाम था मोसुल, और ये इलाका इस समय कहाँ पे है, इराक में है। कहाँ पे है, इराक में है। तो इसको आप लोग अच्छे से अब्जॉर्व कर लेंगे। ओके, तो ये सारा कुछ था। ठीक है, अब अगली हेडिंग जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रिटिश ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल। अगला हेडिंग जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल। ब्रिटिश ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल यानी कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अपना इफेक्ट डाला या किस तरह से डालने की कोशिश की। अंग्रेजों के आने के बाद कैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बदल गई, बर्बाद हुई कि ग्रोथ हुई, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो टेक्सटाइल वेयर द चीफ आइटम ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1600 में मानी जाती है, जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन काम था ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में उसने सबसे पहले मेन जो मुद्दा रखा था वो रखा था इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ट्रेड करना। और चूंकि उसको इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा था, इसलिए उसने इसकी ट्रेडिंग के लिए इंडिया के लोकेशन को ही चूज किया। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, इंडियन कैलिकोज accommodated for more than 80% of the company's entire trade। दिया है कि ऐसा माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में
सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में ये जो कैलिको नाम का प्रोडक्ट है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाया था, उस कंपनी का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का 80% जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडिया में खपत होता था। कितना? 80% जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडिया में खपत होता था। इट मींस इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर कंजम्पशन देयर प्रोडक्ट। इट इज अबाउट 80% व्हिच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ वेरी स्मॉल कंपनी दैट टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, बट इंडिया हैव अ ह्यूज मार्केट टू कंज्यूम 80% ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, आगे दे रखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड इंडिया टेक्सटाइल वेयर क्लासिफाइड मेनली एज प्लेन व्हाइट कॉटन, ठीक है ना। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्लेन व्हाइट कॉटन पसंद किया जाता था, तो अंग्रेज भी इस चीज की ट्रेडिंग ज्यादा करते थे, ठीक है ना। प्लेन डाइड कॉटन मतलब रंगीन प्लेन कपड़े, कलर किए हुए स्ट्रिप्ड पट्टी वाले कपड़े, चेक कपड़े, ठीक है ना। ये सारे कुछ मतलब कलर्ड प्लेन कपड़े, ठीक है। पट्टी वाले कपड़े ऐसे बने होते थे, चेक वाले कपड़े, ठीक है ना। ये सारे कपड़े उस समय इंडियन मार्केट में पसंद किए जाते थे। इन द अर्ली 18th सेंचुरी द इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर रेस्ट्रिक्टेड द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन कैलिकोस इन इंग्लैंड। यह है कि भारत में बनने वाले कैलिकोस के कपड़े की डिमांड इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में ज्यादा होने लगी, क्योंकि वो कैलिको के कपड़े हाथों से बनाए जाते थे, इसलिए उसको हैंडीक्राफ्ट बोला जाता था, ठीक है। तो हाथ से बनने के कारण उसकी डिजाइन काफी अच्छी होती थी, इसलिए इंग्लैंड के मार्केट में इंडियन कैलिकोस का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो अप करने लगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। बट in 1721 under their pressure the parliament passes the Calico Act, ठीक है। कंपनी के प्रेशर में आकर के 1771 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कैलिको एक्ट पास किया, जिसकी वजह से इंडियन कैलिको जो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर था उस पर बैन लगा दिया, क्योंकि कंपनी वहां की ये नहीं चाहती थी। कंपनी नहीं चाहती थी कि इंडियन कैलिको ब्रिटेन में ज्यादा पॉपुलर हो। बात समझ आ रही है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा इन Indian textile remained an important item of trade of the various European trading companies till the end of 18th century. It means कि 18th century के लास्ट तक इंडियन टेक्सटाइल यानी कि इंडियन जो कपड़े थे या टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ब्रिटेन को छोड़ करके बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी 18th सेंचुरी तक मोस्ट पॉपुलर थी। लेकिन अंग्रेजों की मंशा ठीक नहीं थी, और क्योंकि इंडिया के लोग अभी तरह इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए थे, इसकी वजह से इंडियन मार्केट यानी कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या होता चला गया, डिक्लाइन की तरफ बढ़ता चला गया। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।